हमारी हाईटेक दुनिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस सिस्टम तक, आखिर चलती किस चीज पर है? इसका जवाब छिपा है कुछ बहुत ही खास खनिजों में। यही हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है और अब भारत इन्हें हासिल करने की एक ग्लोबल दौड़ में शामिल हो गया है। चलिए इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए, 80%। ये भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक बिकने वाले हर 10 टू व्हीलर में से 8 इलेक्ट्रिक हों। अब ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसे हकीकत बनाना उतना भी आसान नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा ग्रीन सपना है ना, वो टिका है एक खास तरह के रिसोर्स पर। एक ऐसा रिसोर्स जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती भी है। आप कह सकते हैं कि ये खनिज आज की दुनिया का नया तेल है। तो सबसे पहला सवाल, इस पूरी दौड़ में भारत के लिए आखिर दांव पर लगा क्या है? तो ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो चीजें हैं जिनके बिना हमारी इकोनॉमी और हमारी सुरक्षा दोनों ही ठप पड़ सकती हैं। और सोचिए, इनका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और इनकी सप्लाई कभी भी किसी भी वक्त रुक सकती है। बस यही बात इन्हें इतना क्रिटिकल बना देती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल में ये खनिज ही मॉडर्न इंडिया की नींव हैं। हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी हो, फोन के सेमीकंडक्टर्स हों या फिर हमारे डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ इन्हीं पर तो चलता है। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये नाम सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं हैं, ये भारत के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। इन खनिजों को हासिल करने के रास्ते में एक ग्लोबल चोक पॉइंट है, एक ऐसी रुकावट जो सब कुछ रोक सकती है। और वो चोक पॉइंट यहां एकदम साफ दिखता है। देखिए, जब रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की बात आती है ना, तो दुनिया का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चीन के पास है। कच्चा माल जमीन से निकालना एक बात है, पर उसे इस्तेमाल के लायक बनाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। और जब एक ही देश के पास इतनी ज्यादा ताकत हो, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की ये बात पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है कि असली प्रॉब्लम जो ग्लोबल चोक पॉइंट है, वो बीच में है, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में। मतलब आपके पास दुनिया का सारा कच्चा माल भले ही हो, लेकिन अगर आप उसे प्रोसेस ही नहीं कर सकते, तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। और भारत के लिए ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये तो आज की हकीकत है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारी ईवी बैटरी की जान है, और इन सब के लिए हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत डर नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस सप्लाई चेन को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा चुका है। 2010 से लेकर हाल के सालों तक चीन ने कई बार एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कीमतें आसमान छूने लगीं और एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। तो सवाल यह है कि भारत इस बारे में कर क्या रहा है, और यहीं से शुरू होता है हमारा पार्ट 3, द रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं कि भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस पूरी जवाबी कार्रवाई के केंद्र में है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM। ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव योजना है जिसे इस चुनौती से सीधा सीधा निपटने के लिए ही बनाया गया है। मतलब जमीन में खोजने से लेकर रिसाइकलिंग तक सब कुछ इसमें शामिल है। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर 2031 तक इसमें करीब 34,300 करोड़ रुपए लगाने वाली हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। ये मिशन आप कह सकते हैं कि एक चौतरफा रणनीति है। पहला, अपने ही देश में खोज और रिफाइनिंग को बढ़ावा देना। दूसरा, दुनिया भर के देशों के साथ पार्टनरशिप करना। तीसरा, एक इमरजेंसी फंड की तरह इन खनिजों का एक स्ट्रेटेजिक स्टॉक बनाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो है रीसाइक्लिंग पर जोर देना। मतलब पुरानी चीजों से कीमती खनिजों को वापस निकालना। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। काबिल, जो एक सरकारी कंपनी है, उसने अर्जेंटीना में लिथियम के ब्लॉक्स खरीद लिए हैं। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी हिस्सा बन गया है और क्वाड देशों के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, एक ही देश पर निर्भरता को खत्म करना। एक और बड़ा कदम है स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल बनाना, मतलब मुश्किल वक्त के लिए इन खनिजों का स्टॉक जमा करना। अब दुनिया में इसके अलग अलग मॉडल हैं। जैसे अमेरिका, वो इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसका इस्तेमाल अपने देश के माइनर्स को सपोर्ट देने के लिए करता है। भारत इन दोनों से सीखकर अपना खुद का रास्ता बना रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता कैसा है? इस प्लान के सामने कौन सी बड़ी रुकावटें हैं और भविष्य में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश में प्रोसेसिंग की क्षमता का गैप। देखिए, हमारी आज की टेक्नोलॉजी से जो मिनरल्स निकलते हैं ना, वो ज़्यादा शुद्ध नहीं होते, जबकि हमारे हाईटेक सेक्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें चाहिए एकदम हाई प्योरिटी वाले मिनरल्स। और इस खेल में चीन पूरी दुनिया का लीडर है। इसी गैप को भरना भारत का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। और ये सिर्फ एक चुनौती नहीं है, बल्कि कई मुश्किलें हैं। हमारे देश में कई जगहों पर जो खनिज मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, जिससे उन्हें निकालने का खर्च बढ़ जाता है। हमारे पास एडवांस्ड प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी की कमी है, इस काम के लिए स्किल्ड लोगों की कमी है, और हमारा जो रिसाइकलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी शुरुआती दौर में ही है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच एक बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। अब भारत सिर्फ कच्चा माल निकालने पर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। इसका एक शानदार उदाहरण है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, जो ईवी मोटर्स और पवन चक्कियों का दिल होते हैं। उन्हें भारत में ही बनाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पहल को मंजूरी देना। तो हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। रास्ता तैयार है, पैसा लगाया जा रहा है और रणनीति भी साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी इस सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल पाएगा? दौड़ तो शुरू हो चुकी है और दांव पर भारत का भविष्य लगा है।